नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करती हूँ अल्ट्रा पावर स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जिस टॉपिक से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलो साथियों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं इस टॉपिक को आज आपको करवाने वाली हूँ। तो साथियों, इस टॉपिक का नाम है मानव रोग। आपको आज इस टॉपिक को पढ़ने के बाद किसी और जगह से आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इतना आसान तरीके से और अपने हैंड लिखित नोट्स के माध्यम से आपको समझाने वाली हूँ, जो मैंने खुद तैयार किए। ठीक है, पहले हम रोग के बारे में समझेंगे। रोग क्या होता है? किसी व्यक्ति की वह अवस्था जिसमें वह अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पाता, तो उससे ही रोग कहा जाता है ना। रोगों का अध्ययन करना उससे हम पैथोलॉजी कहते हैं। इसी प्रकार ईटियोलॉजी का मतलब है रोग कारक जो होती है उसका अध्ययन करना ईटियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी का मतलब है कि रोगों का प्रसार, यानी रोग फैलते हैं ना, उसका अध्ययन करना एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है रोगों से बचाव के उपाय, यानी हम अपनी भाषा में जैसे बोलते हैं कि अपनी प्रोफाइल को बचाना, तो इससे ही प्रोफाइलेसिस कहते हैं और इसका मतलब है रोगों से बचाव के उपाय। जूनोटिक रोग का मतलब होता है वह रोग जो मनुष्यों में किसी जानवरों से आते हैं, उससे ही जूनोटिक रोग कहते हैं। जैसे कि एड्स बंदर से आता है, कोरोना है जो चमगादड़ से आया था। कोरोना, ठीक है, पहले चमगादड़ से में फैला था, उसके बाद ही मनुष्यों में आया है। ठीक है, स्वाइन फ्लू ये सुअर से आया है। रेबीज ये कुत्ता, बिल्ली या बंदर के काटने से फैला है। ठीक है, एंडेमिक रोग का मतलब होता है वह रोग जो किसी विशेष स्थान पर पाया जाता है, यानी किसी स्थानीय बीमारी, जैसे हम बोल सकते हैं किसी सीमित क्षेत्र में ही पाया जाता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में डेंगू फैलना, ये एंडेमिक रोग है। ठीक है, जो एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। एपिडेमेटिक का मतलब होता है स्थानीय महामारी, जैसे हैजा, प्लेग आदि। पैंडेमिक रोग का मतलब होता है वैश्विक महामारी जो पूरे विश्व में फैला हो, जैसे कि आपने देखा ही होगा थोड़े टाइम पहले जैसे कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली थी, तो ये पैंडेमिक रोग में आता है। ठीक है, तो हम थोड़ी बहुत जानकारी रोग कारक और रोग वाह के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से इस रोग का कारक कौन सा है या रोग का वाह कौन सा है, तो इसके बारे में भी आपको सामान्य जानकारी होना जरूरी है। तो पहले हम रोग कारक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे हम पैथोजन कहते हैं। वह सूक्ष्म जीव जो शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न करती है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, जो हमारे शरीर में प्रवेश करके रोग को उत्पन्न करती है, यही रोग कारक कहलाते हैं। और रोग वाहक वह जीव जो रोग कारक को शरीर तक लाने में मदद करते हैं, यानी जो उसके बीच का रास्ता बनते हैं, जैसे कि मच्छर, मक्खियाँ आदि, उसके माध्यम से ही ये वायरस, बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उसे रोग वाहक कहते हैं, यानी वेक्टर। रोग दो प्रकार के होते हैं, एक तो जन्मजात रोग होते हैं और एक अर्जित रोग होते हैं। ठीक है, जन्मजात रोग वह रोग जो शरीर में जन्म से उपस्थित होते हैं, यानी हमारे जन्म के टाइम ही हमारे शरीर में पहले से ही ये भ्रूणावस्था में ही प्रवेश कर लेती है, जैसे आनुवांशिक रोग। और दूसरा होता है अर्जित रोग वह रोग जिन्हें हम जन्म के बाद वातावरण से प्राप्त करते हैं, यानी अर्जित रोग हमारे जन्म के बाद वातावरणीय कारकों से ही हमारे शरीर में फैलता है, तो वह अर्जित रोग होता है। इसी प्रकार आगे अर्जित रोग को ही दो भागों में बांटा, एक तो है संक्रामक रोग और एक है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग का मतलब है वह रोग जो जीवित कारकों से होता है, रोगी द्वारा फैलता भी है, जैसे वायरस और बैक्टीरिया द्वारा जो रोग होता है, ये रोगियों द्वारा फैलता है, हमने सुना ही होगा। ठीक है, और असंक्रामक रोग वह रोग जो निर्जीव कारकों से होता है और रोगी द्वारा नहीं फैलता है, जैसे कैंसर, विटामिन के कारण होने वाले रोग या हृदय रोग, ये सारे कैसे असंक्रामक है, क्योंकि कैंसर किसी एक को है तो दूसरे में ये फैलता नहीं, उसी में ही रहेगा। और विटामिन के कारण ये भी शरीर में विटामिन की जिसको कमी है उसी को ही होगा, दूसरे वाले को नहीं होगा।
जीवाणु जनित रोग में हम पहले तो कौन कौन से है ये पढ़ लेते हैं, जैसे हैजा, टीबी, टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, टाइफाइड, निमोनिया, सिफिलिस, गोनेरिया, कुष्ठ रोग, ये सारे जीवाणु जनित रोग होते हैं। अब हम इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी देख लेते हैं। ये छोटी सी ट्रिक है जो आजकल सभी बनाते हैं, इससे थोड़ा आसान रहता है याद करना। तो जी का मतलब है गोनेरिया, वो एस का मतलब है सिफिलिस, टी का मतलब है टाइफाइड, प का मतलब है फ्लेग जैसे डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटेनस, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा। ठीक है, तो हम एक एक रोग के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैजा के बारे में। हैजा क्या होता है, कैसे फैलता है, क्या लक्षण है, सभी देखेंगे। ठीक है, हैजा इसका रोग कारक है ना, वो विब्रियो कोलेरा जो बैक्टीरिया है ना, इसी से ही ये रोग होता है। और इसका संक्रमण है दूषित जल या भोजन से हमारे शरीर में ये आता है। और इसके लक्षण है उल्टी या डायरिया होना, जिससे शरीर में पानी की कमी होती है। ये सब हैजा के कारण है। और शरीर में पानी को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसका उपचार है ORS। हमें एक डॉक्टर, वो आजकल सबको पता है, ORS की जो एक पैकेट देते हैं ना, वो ही इसका उपचार है, जिससे डिहाइड्रेशन है वो सही होता है। अगला है तपेदिक या टीबी, जिसे हम क्षय रोग भी कहते हैं। इस रोग का रोग कारक है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस। ये इसका रोग कारक है ना। आजकल रोग कारक बहुत पूछी जाती है, तो आपको रोग कारक तो याद करने ही करनी है। और इसमें संक्रमण है रोगी के छींक खांसी द्वारा फैलता है। ये लक्षण है बुखार, लगातार खांसी, कफ में रक्त या बलगम आना, और वजन में लगातार कमी होती जाएगी। तो इसका आप उपचार देखते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक दवाई है, ये इसका तपेदिक का उपचार में दी जाती है। प्रभावित अंग इसमें फेफड़े सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसका टीका है BCG, बैसिलस कोलमेट गुरिन, ये इसका टीका है तपेदिक का। और इसकी जांच है मॉन्टेक्स जांच, ये टीबी में की जाती है। हम इसके बारे में थोड़ा और जान ही लेते हैं। भारत सरकार द्वारा टीबी के रोगियों के निःशुल्क उपचार हेतु डॉट्स नामक एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें टीबी के रोगियों को निःशुल्क दवाइयाँ तथा 500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता 6 महीनों तक दी जाती है। टीबी निवारण दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। हर साल 24 मार्च को टीबी निवारण दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने टीबी मुक्त होने का लक्ष्य 2025 रखा था, लेकिन WHO ने विश्व से टीबी मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा है वो 2023 तक रखा है ना WHO। भारत में सबसे ज़्यादा फेफड़ों की टीबी होती है, जिसमें फेफड़े ही प्रभावित होते हैं। और इससे आगे देखते हैं हम टिटेनस। इसका भी रोग कारक देख लो। रोग कारक सभी रोग का याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो टिटेनस का रोग कारक है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये है इसका रोग कारक। और इसका संक्रमण देखते हैं, ये जीवाणु जंग लगे लोहे या घोड़े की गोबर में पाए जाते हैं, जो शरीर के अंदर किसी चोट या घाव के माध्यम से ही प्रवेश करती है। ठीक है, इसका लक्षण है जो लॉक डिजीज, जैसे कि हमारे जो जबड़े हैं ना वो अकड़ जाते हैं और शरीर में ऐंठन भी आती है इस रोग में। इसका उपचार है ATS, एंटी टिटनस सीरम, जो एक सीरम आती है, ये इसका उपचार है। और इसका टीका है DPT। जो ये DPT टीका है ना, ये 3 रोग में काम आता है। जैसे D का मतलब डिप्थीरिया, P का मतलब पर्टुसिस और T का मतलब है टिटेनस। ये इन तीनों में ही DPT का टीका ही काम आता है। और इसी टिटेनस को हम धनुष टंक का रोग भी कहते हैं। अगला रोग है डिप्थीरिया। इसका रोग कारक है कार्नोबैक्टीरियम डिप्थीरी। संक्रमण होता है हवा द्वारा। लक्षण है गले में दर्द, श्वास में तकलीफ, क्योंकि श्वास नली में श्वेत झिल्ली बन जाती है। हमारी जो श्वास नली है ना, इसमें एक पतली सी श्वेत कलर की झिल्ली बन जाती है डिप्थीरिया में। इसे गलघोटू रोग भी कहते हैं, क्योंकि हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। ऐसा महसूस होगा जैसे
किसी ने गला पकड़ लिया होगा, तो इसे हमारी भाषा में गलघोटू रोग भी कहा जाता है। इसका उपचार है एंटीबायोटिक और इसका भी टीका हम जो पहले पढ़ ही चुके हैं, डीपीटी है। और इसमें प्रभावित सबसे ज़्यादा जो प्रभावित अंग है वो है श्वास नली। अब आगे देखते हैं काली खांसी के बारे में पढ़ते हैं। और काली खांसी को परटूसिस कहते हैं। इसका रोग कारक है हीमोफिलस या बोर्टुला परटूसिस। संक्रमण होता है हवा द्वारा। इसका लक्षण है लगातार खांसी आएगी, लंबे टाइम तक इसमें खांसी चलती ही रहेगी। उपचार है इसका भी एंटीबायोटिक और टीका आप सभी जानते ही है, पहले बता ही दिया गया। इसमें भी डीपीटी का ही टीका लगता है। इसमें लगातार खांसी आती है तो इसे 100 दिन की खांसी भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में, तो देखना। आगे है प्लेग। प्लेग के बारे में देखते हैं। इसका रोग कारक है यारसीनिया या पर्सुला पेस्टिस। ठीक है, संक्रमण है सूअों पर पाए जाने वाले पिस्सू द्वारा। जो सूअों पर एक छोटा एक पिस्सू पाया जाता है, उससे ये प्लेग फैलता है। इसके लक्षण है बुखार के साथ फेफड़ों में संक्रमण, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। ये इतना खतरनाक है, इसमें रोगी की मृत्यु भी होना हो भी सकती है कभी कभी। ठीक है, ये महामारी के रूप में फैलता है और अंतिम बार सूरत में हुआ था 1992-93 में। ठीक है, उसके बाद इसे हमने ज़्यादा नहीं देखा है। अगला है टाइफाई, जिसे मोती जरा या मियादी बुखार भी कहते हैं। इसका रोग कारक है साल्मोनेला टाइफी। संक्रमण है दूषित भोजन व जल द्वारा। और इसके भी लक्षण है बुखार, सिर दर्द, शरीर पर लाल छल्ले हो जाते हैं टाइफाई में छोटे छोटे। और इसका प्रभावित अंग है सोटी नाल। सोटी आंत होती है ना, ये इसका प्रभावित अंग है। जहाँ से विडोल टेस्ट, ये जो इसका टेस्ट होता है ना, वो विडोल टेस्ट है। इसको याद रखना क्योंकि ये कई बार पूछा हुआ है। और इस टाइफाई का टीका है TAB यानी टाइफाई A एंड B। उपचार है लक्षणात्मक, जैसे लक्षण दिखाई देते हैं उसी हिसाब से इसका उपचार ही किया जाता है। अगला है न्यूमोनिया। इसका रोग कारक है डिप्लो या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ये मुख्यतः बच्चों में होता है। इस संक्रमण हवा द्वारा होता है और इसके लक्षण है बुखार, छींक, खांसी के साथ श्वास में दिक्कत होती है इसमें भी। और उपचार है एंटीबायोटिक। टीका इसका है न्यूमोकोकल। ये टीका याद रखना। और प्रभावित अंग इसमें भी टीबी की तरह फेफड़े ही प्रभावित होती है। ठीक है, अगला है कुष्ठ रोग या लेप्रोसी ही कहते हैं। और इसी रोग को हैंसन का रोग भी कहा जाता है। ये हैंसन का रोग, ये भी PYQ है, एक बार पूछा हुआ है कि किस रोग को हैंसन का रोग कहते हैं, तो ये भी याद रखना दोस्तों। तो इसका रोग कारक है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। ये कुष्ठ रोग का रोग कारक है और संक्रमण है रोगी के साथ लंबे समय तक संपर्क में रहने से ये रोग फैलता है। इसमें लक्षण है त्वचा पर सफेद धब्बे बन जाते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में कोट कहते हैं। सुना ही होगा आपने और अपने आसपास कहीं देखा ही होगा। उपचार है MDT यानी मल्टी ड्रग्स थेरेपी। अगला है सिफिलिस। इसका रोग कारक है ट्रिपोनोमा पैलिडम और ये STD रोग है यानी असुरक्षित यौन संबंध से ये रोग फैलता है। लक्षण है जनन अंगों पर घाव बन जाती है और इसका भी उपचार एंटीबायोटिक ही है। ठीक है, अगला है गोनेरिया या जिसे सूजक रोग भी कहते हैं। रोग कारक है निसेरिया गोनेरियाई, जिसमें निसेरिया गोनेरियाई नामक जिस कारक से ये होता है। और संक्रमण है इसमें भी, ये भी STD रोग है यानी असुरक्षित यौन संबंध से ये भी फैलता है। इसमें भी जनन अंगों पर सूजन आ जाता है। तो अब हमारे जो बैक्टीरिया जनित रोग थे वो ये इतने ही थे, पूरे हो गए। और अब आगे बढ़ेंगे हम वायरस जनित रोग। वायरस जनित रोग में देखते हैं जैसे एड्स, पोलियो, रेबीज, खसरा, सेसक जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं, चिकन पॉक्स, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, सामान्य जुकाम, कोरोना, जीका, इबोला, ये सब है जो वायरस जनित रोग है यानी विषाणु से फैलते हैं। तो चलो देखते हैं इसमें पहला। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे एड्स के बारे में।
एड्स क्या होता है, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। इसका रोग कारक है एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। संक्रमण संक्रमण ये संक्रमित सुई से, दूषित सुई से, संक्रमित रक्त से या फिर संक्रमित गर्भवती महिला से संतान में या असुरक्षित यौन संबंध से ये फैलता है। इसके लक्षण है रोगों से लड़ने की जो क्षमता है ना, प्रतिरक्षा क्षमता यानी डब्ल्यूबीसी की कमी होती है। और उपचार है, इसका कोई उपचार आज तक स्थायी रूप से नहीं बना है, तो बच्चा भी इसका उपचार है। इसका जो प्राथमिक टेस्ट है ना, प्रारंभिक टेस्ट, उसे एलिजा कहते हैं, लेकिन इसका ये निश्चयात्मक टेस्ट नहीं है। निश्चयात्मक टेस्ट को हम कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट या फिर पीसीआर जो टेस्ट होता है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये भी इसका निश्चयात्मक टेस्ट होता है। एक औषधि है जूडोविडिन। ये जूडोविडिन जो औषधि है ना, ये इसके उपचार में काम ली जाती है। ये और एक एआरटी भी इसके उपचार में काम लिया जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि एड्स मनुष्यों में बंदर से फैला था, पहली बार बंदर से ही ये मनुष्यों में आया है। एड्स की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका से हुई है। विश्व में पहला एड्स रोगी अमेरिका में मिला और भारत में पहला चेन्नई में मिला और राजस्थान में ये पुष्कर अजमेर में मिला था। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एड्स रिसर्च सेंटर जो है ना, वो पुणे में है। एचआईवी वायरस में आरएनए होता है, इस कारण इसे रेट्रोवायरस कहते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए नहीं आरएनए होता है, इसी कारण इस एचआईवी को रेट्रोवायरस कहा जाता है। वर्तमान में एड्स की राजधानी मुंबई को मानते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एड्स के रोगी है जो मुंबई में ही मिलते हैं। अब अगला पढ़ते हैं पोलियो के बारे में। पोलियो का रोग कारक जो है वो एंटीरोवायरस है और इसका संक्रमण है वो दूषित जल और भोजन से होता है। ये पोलियो जो है ना, वो 0 से जो 3 साल के बच्चे होते हैं ना, उन्हीं में ही होता है, बड़ों में ये नहीं होता है। इसके लक्षण है बच्चों को तेज बुखार के साथ 3-4 दिन बाद शरीर में तंत्रिका तंत्र है ना, ये प्रभावित होता है। हाथ पैर आदि कार्य करने इसमें बंद कर देते हैं और हमारा पूर्ण रूप से ये तंत्रिका तंत्र है जो काफ़ी प्रभावित होता है। 2 टीके लगाए जाते हैं, एक तो है ओपीवी और एक है आईपीवी। तो ये ओपीवी है, इसकी खोज की थी सेबिन ने और आईपीवी की खोज की थी जॉन शॉर्न ने। इसमें प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र ही होता है, लेकिन इसका कोई उपचार नहीं है। भारत सरकार ने 1995 में पल्स पोलियो मिशन चलाया था। इस मिशन की शुरुआत की, इसका उद्देश्य था भारत को पोलियो मुक्त करना। इसमें 0 से जो 5 साल तक के बच्चे थे ना, उनको पोलियो की दवाइयाँ मुफ्त में पिलाई जाती है। इसी के परिणाम स्वरूप WHO ने 2014 में भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित किया, यानी अब हमारे भारत में पोलियो नहीं है। अगला है रेबीज। रेबीज को हाइड्रोफोबिया या जल भित्ति भी कहते हैं, क्योंकि जो रेबीज का रोगी होता है ना, वो जल से बहुत डरता है। और इसका रोग कारक है रेप्टोवायरस। संक्रमण है संक्रमित कुत्ता, बिल्ली या बंदर, ये कोई काटते हैं ना, तो इसी से ये रेबीज होता है। लक्षण है रोगी पागल होकर पानी से डरने लगता है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा है, क्योंकि गोवा में अब कोई रेबीज के मरीज नहीं मिलते हैं। इसका टीका है रेबीपुर वैक्सीन। टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। अब अगला पढ़ते हैं खसरा के बारे में, जिसे हम मीजल्स भी कहते हैं। इसका रोग कारक है मोरबेली वायरस। संक्रमण हवा द्वारा होता है। बच्चों में तेज बुखार के साथ शरीर में दाने हो जाती है। किसमें? खसरा में, जो लाल कलर के छोटे छोटे शरीर में, पूरे शरीर में बच्चों के दाने ऊपर जाती है। इसका टीका है MMR, यानी मीजल्स, मम्स और रूबेला का टीका, इसीलिए इसको हम MMR ही बोलते हैं। अगला देखते हैं। अगला है चेचक। इसका रोग कारक है वेरिओला जोस्टर और ये भी हवा द्वारा फैलता है। और इसके लक्षण देखते हैं, तेज बुखार के साथ शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं, जिसके दाग चेहरे पर कभी नहीं जाते। आपने बड़े बुजुर्गों के चेहरे पर छोटे छोटे ऐसे खड्डे नुमा देखे होंगे, वो चेचक के ही निशान है, क्योंकि वो चेहरे पर से कभी नहीं जाती है। और इसका
इसके टीके की जो खोज है ना वो एडवर्ड जेनर ने की थी। पहली बार खोजा गया टीका, ये शीर्षक का टीका ही पहली बार खोजा गया था, इससे पहले कोई टीका नहीं था। इस कारण एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीन भी कहा जाता है। चेचक एक ऐसा रोग है जो सबसे पहले पूरे विश्व से समाप्त हो गया था। इससे आगे चिकन पॉक्स, जिसे हम छोटी माता कहते हैं, इसका रोग कारक भी है वेरिसेला वायरस है, इससे ये चिकन पॉक्स होता है और ये भी हवा द्वारा ही फैलता है। इसके जो लक्षण है वो बुखार के साथ शरीर पर दाने उभर आ जाते हैं जो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उपचार है रोगी को उबला पानी दो और स्वस्थ वातावरण में रखा जाए। अगला है डेंगू। ये अरबो वायरस से होता है और इसका रोग वहाँ के एडिस मच्छर, एडिज एजिप्टाई मच्छर जो है ना, ये डेंगू का रोग वहाँ के, यानी ये जो इस वायरस को रोगी तक लाता है, पहुंचाता है मनुष्य के शरीर तक। इसके लक्षण है तेज बुखार के साथ संपूर्ण शरीर में दर्द होता है, इस कारण इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसमें प्लेटलेट्स है ना वो कम हो जाती है। उपचार में ज़्यादा से ज़्यादा रोगी को तरल पदार्थ दिया जाए। अगला है चिकनगुनिया। ये टोगा वायरस या एल्फा वायरस से होता है। इसका लक्षण है तेज बुखार के साथ जोड़ों में दर्द होता है और इसका रोग वाहक है एडिस मच्छर। अगला है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से फैलता है। संक्रमण रोगी के छींक खांसी द्वारा फैलता है और इसके लक्षण है बुखार, छींक खांसी के साथ फेफड़ों में दर्द होता है और फेफड़े संक्रमित रहती है। इसका उपचार है टेमी फ्लू। अगला है बर्ड फ्लू या इसे एवियन फ्लू भी कहा जाता है। इसका रोग कारक है H5N1 वायरस। संक्रमण होता है मुर्गी के मांस से, जो मुर्गी का मांस होता है ना उसी से ही बर्ड फ्लू फैलता है। लक्षण है बुखार, छींक खांसी के साथ श्वसन नाल में जो होता है श्वसन तंत्र ही प्रभावित होता है और रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसका भी उपचार टेमी फ्लू ही है। अगला है सामान्य जुकाम। जो हमें सामान्य जुकाम होता है ना, ये भी एक वायरस के द्वारा ही होता है और इसमें राइनो वायरस के कारण ये बुखार होता है। इसका संक्रमण भी हवा द्वारा होता है। इसमें सिर दर्द, बुखार, छींक खांसी के साथ नाक से पानी भी बहता है और इसका उपचार है लक्षण के आधार पर कि हमें कौन सी लक्षण ज़्यादा है, उसी के आधार पर उपचार होता है। अब हम पढ़ेंगे कोरोना के बारे में। इसका रोग कारक है SARS-CoV-2। संक्रमण होता है रोगी तथा संक्रमित वस्तु से इसका संक्रमण होता है। लक्षण है बुखार, छींक खांसी के साथ सांस लेने में दिक्कत होती है, स्वाद और गंध का ज्ञान नहीं होता है और फेफड़ों में संक्रमित होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। उपचार है पैरासीटामोल, रेमडेसिविर इंजेक्शन, D2G, प्लाज्मा थेरेपी, ये सब इसके उपचार है। इसमें जो जांच होती है वो होती है RT-PCR जांच है इसकी, और ये RNA होता है, मतलब इस वायरस में भी रिट्रो वायरस होता है क्योंकि इसमें भी DNA नहीं RNA ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसमें प्रभावित अंग होता है जो फेफड़े होते हैं। इसकी उत्पत्ति चीन के वुहान शहर से हुई थी। भारत में पहला कोरोना रोगी केरल में मिला था और पहला कोरोना रोगी की मृत्यु जो है वो कर्नाटक में हुई थी। इसके 3 टीके हैं जैसे कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक 5। ये जो हमें 2 साल पहले लगवाई थी, हम सब ने लगवाई थी, तो सभी जानते ही होंगे ना। अगला है जीका वायरस है और रोगवाहक एडिस मच्छर है। इसमें गर्भवती महिला में होने पर भ्रूण के मस्तिष्क का विकास नहीं होता है। अगला है इबोला वायरस। इसके रोगी कांगो नदी के सहायक जो इबोला नदी है ना उसके आसपास मिला था, इसीलिए इसको इबोला वायरस नाम दे दिया। इसके लक्षण है बुखार के साथ आंतरिक अंगों में रक्त स्त्राव होता है जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। अब साथियों हमने वायरस जनित सारे जो थे वो रोग देख लिए। अब आगे बढ़ेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग। तो उसमें हम पहले देखते हैं एक छोटी सी ट्रिक, जैसे कि पापा काम पर सोते हैं, पास से पायरिया,
काला अजार, मलेरिया, पेचिस, निंद्रा रोग, ये सब जो प्रोटोजोआ से होते हैं। तो इसमें पहला रोग हम पढ़ते हैं मलेरिया के बारे में। इसका रोग कारक है जो प्लाज्मोडियम है और रोगवाहक है वो मादा एनाफिलीज मच्छर है। इसका लक्षण है बुखार के साथ सर्दी व ठंड लगती है हमें और शरीर में कंपन होता है और इसमें आरबीसी में कमी होती है। इसकी जांच है वो एमपी टेस्ट है, यानी मलेरियाई पैरासाइट टेस्ट जिसे कहते हैं। इसमें हमारा जो यकृत है ना, लीवर और पलिया है, उसमें सूजन आ जाता है। इस रोग में आरबीसी फटती है जिससे हीमोजोइक कण बनते हैं ना। और इसका उपचार है वो कुनेन है। जो कुनेन है ना वो सिनकोना पादप की साल से हम प्राप्त करते हैं, तो ये इस मलेरिया में लिया जाता है। मलेरिया का संक्रमण है ना जो स्पोरोजोइक अवस्था में होता है, यानी बीजाणु अवस्था में होता है। मलेरिया रोकथाम के लिए तालाबों में एम्बुसिया मछली को पाला जाता है। सबसे घातक मलेरिया ना वो अर्बुद या मैलिग्नेंट होता है जिसमें प्लाज्मोडियम फास्फोरिस से ये फैलता है। और सबसे सामान्य मलेरिया ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से फैलता है। तो हम आगे देखते हैं निंद्रा रोग के बारे में। निंद्रा रोग इसका कारक है ट्रिप्नोसोमा गैम्बुएंसिस, इसका कारण है और ये सीसी मक्खी द्वारा होता है। आगे देखते हैं काला अजार के बारे में। ये लेगमांसिया डेनोवली से फैलता है और इसका रोग वाहक है बालू या रेत मक्खी। लक्षण है बुखार के साथ शरीर पर काले धब्बे बन जाते हैं। आगे देखते हैं पायरिया के बारे में। इसका रोग कारक है एंट अमीबा जिंजेवेलिस। संक्रमण होता है दूषित जल या चुंबन से। लक्षण है तेज बदबू के साथ मसूड़ों से खून आता है पायरिया में। आगे देखते हैं अमीबियासिस के बारे में। इसका रोग कारक है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका और इसका संक्रमण है जो दूषित जल से होता है। लक्षण है पेट दर्द के साथ डायरिया होना और इसमें भी ओआरएस का घोल लिया जाता है। अब हमने प्रोटोजोआ जनित सारे रोग जो महत्वपूर्ण थे वो देख ही लिए, तो आगे हम कृमि जनित रोग देखते हैं। इसमें पहला है हाथी पांव रोग, इसे फील पांव या फाइलेरियसिस भी कहा जाता है। इसका रोग कारक है बाउचेरिया ब्रिंकप्टाई। रोगवाहक है फ्यूलेक्स मच्छर। इस रोग में पैर की लिम्फ ग्रंथियां है ना उसमें सूजन आ जाता है जिससे पांव फूल कर हाथी के समान दिखाई देता है, इसीलिए ही इसको हाथी पांव ही कहते हैं। नारू रोग या बालाकृमि, इसका रोग कारक है ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस। ये रोग अनसना पानी या दूषित पानी से फैलता है। इसमें रोगी के शरीर में प्रवेश करके ये कृमि बड़े फोड़े या फुंसी के रूप में बाहर निकलते हैं। आगे एस्केरिस, ये बच्चों में एस्केरिस से होता है और बच्चों में पेट दर्द होता है इसमें और बच्चों का वजन भी कम ही होता जाता है। अब आगे देखते हैं कवक जनित रोग के बारे में। इसके बारे में भी हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और जो कवक जनित रोग होते हैं ना उससे माइकोसिस रोग कहा जाता है। इसमें पहला देखते हैं म्यूकर माइकोसिस। इसमें म्यूकर व राइजोप्सन कवक से ये होता है, इससे जबड़े काले हो जाते हैं, ब्लैक फंगस। दूसरा है दांत, जो माइक्रोस्पोरम कवक से फैलता है। और आगे है बालों का जलना, जो बाल झड़ते हैं ना ये भी कवक की वजह से ही जलते हैं, इससे टीनिया कैप्टिस कवक से ये होता है। और एथेलिट फूड, ये ट्राइकोफोटोन कवक से होता है, जो एथेलीट फूड होते हैं जिसमें पैरों में सूजन आ जाती है। तो ये थे जो जीवित कारकों से होते हैं इतने रोग। और इससे आगे हम जो कुछ अन्य रोग है वो भी देख लेते हैं जो कि दूषित पदार्थों से फैलते हैं, जैसे कि पारा से मिनीमाटा होता है और कैडमियम से इटाई होता है और तांबा से होता है विल्सन का रोग और आर्सेनिक से होता है ब्लैक फुट का रोग और फ्लोराइड से होता है फ्लोरोसिस का रोग। और इसी प्रकार नाइट्रेट से भी ब्लू बेबी ही है ना, ये नाइट्रेट से होता है। तो चलो साथियों, आज के लिए बस इतना ही
और हाँ, जाते-जाते कमेंट में जो भी आपको डाउट हो उसके बारे में बता के जाना और ये भी ज़रूर बताना कि अगली क्लास किस टॉपिक की लाई। थैंक यू।